रात के 11:07 हो रहे हैं। आसमान में बिजली चमक रही है और कोरियन एयर फ्लाइट 631 2 बार अप्रोच कर चुकी है, लेकिन रनवे विजिबिलिटी और विंड शीयर की वजह से ये दोनों बार लैंडिंग करने में फेल रही। अब ये प्लेन तीसरी बार सेबू एयरपोर्ट के रनवे 22 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इस बार हालात पहले से भी ज्यादा खराब हैं। एयरक्राफ्ट का राइट मेन लैंडिंग गियर शायद डैमेज हो चुका है, हाइड्रोलिक सिस्टम में कहीं लीक है, एंटी स्किड और ऑटो ब्रेक्स काम नहीं कर रहे और अब तो अल्टरनेट ब्रेकिंग ने भी जवाब दे दिया है। स्पॉयलर्स डिप्लॉय नहीं होंगे, थ्रस्ट रिवर्स काम नहीं करेंगे और सबसे डरावनी बात यह है कि पायलट्स को यह तक नहीं पता कि उनका लैंडिंग गियर ठीक से नीचे भी आया है या नहीं। 173 लोगों की जान एक ऐसे एयरप्लेन के हवाले है जिसके सारे सेफ्टी सिस्टम एक एक करके फेल हो रहे हैं। इसलिए यह तीसरी अप्रोच इन सभी के लिए आखिरी मौका है। क्या फ्लाइट 631 रनवे पर सेफली लैंड कर पाएगी या फिर एक मामूली सी मौसम की खराबी एक बड़े हादसे की वजह बनेगी? आइए आज की वीडियो में जानते हैं। Korean Air Flight 631. 23 अक्टूबर 2022 की शाम कोरियन एयर फ्लाइट 631 अपने तयशुदा रूट पर निकलने के लिए तैयार है, जो है साउथ कोरिया के सोल इंटर्न एयरपोर्ट के उड़ान भरकर फिलीपींस के सीबू इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का सफर। फ्लाइट के लिए यूज हो रहा है एयरबस A330 एयरक्राफ्ट, एक 24 साल पुराना लेकिन भरोसेमंद प्लेन है जिसे दुनिया की कई एयरलाइंस आज भी इस्तेमाल कर रही हैं। और कॉकपिट में है 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट्स। कैप्टन की उम्र है 52 साल। उनके पास कुल 13,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, जिसमें से 9,200 घंटे उन्होंने इसी A330 एयरक्राफ्ट पर बिताए हैं। इस प्लेन को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फर्स्ट ऑफिसर की उम्र 37 साल है, कुल 1600 घंटे का एक्सपीरियंस, जिसमें से 1000 घंटे A330 पर बिताए हुए हैं। वो कैप्टन जितने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इस एयरक्राफ्ट से अच्छी तरह वाकिफ हैं। 162 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स समेत प्लेन में कुल 173 लोग सवार थे। डिपार्चर से पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। डिस्पैच पेपर सही हैं, टेक्निकल लॉग में कोई इशू नहीं है और वेदर फोरकास्ट कह रहा है कि सीबू पहुंचने तक हल्के थंडरस्टॉर्म्स हो सकते हैं। रनवे पर ILS काम नहीं कर रहा है, इसलिए पायलट्स ने RNP अप्रोच की प्लानिंग कर ली है। ILS यानी इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम में रनवे के दोनों तरफ से रेडियो सिग्नल्स मिलते हैं जो प्लेन को सीधा और सही एंगल से उतारने में मदद करते हैं। लेकिन जब ILS काम नहीं करता तो पायलट्स RNP अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, जिसमें GPS और ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सहारे प्लेन को एकदम सही पाथ पर लाया जाता है। और ये थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि इसमें गाइडेंस सिर्फ सैटेलाइट से मिलती है और कोई ग्राउंड सिग्नल नहीं होता। इस वक्त सब कुछ कंट्रोल में लग रहा है। शाम 6:05 पर फ्लाइट 631 रनवे पर अलाइन होती है और कुछ ही सेकंड्स में टेक ऑफ कर जाती है। आसमान साफ है, इंजन स्मूथ चल रहे हैं और कॉकपिट में सब कुछ रूटीन जैसा ही है। लेकिन उसी वक्त एयरक्राफ्ट के अंदर एक ऐसी चीज एक्टिवेट हो चुकी है जिसे ना तो पायलट महसूस कर सकते हैं और ना ही कोई कंप्यूटर डिटेक्ट कर सकता है। कोई नहीं जानता कि इस एयरक्राफ्ट के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में एक बेहद छोटी सी खराबी छुपी हुई है। दरअसल एयरबस A330 में 2 ब्रेक सिस्टम होते हैं। पहला नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम जो ग्रीन हाइड्रोलिक सिस्टम से जुड़ा होता है और दूसरा ऑल्टरनेट ब्रेकिंग सिस्टम जो ब्लू हाइड्रोलिक सिस्टम से ऑपरेट होता है। अगर इसमें से एक सिस्टम फेल हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है। लेकिन इस एयरक्राफ्ट में जो ऑल्टरनेट ब्रेक सिस्टम है उसमें एक प्रेशर रिलीज वाल्व यानी PRV खराब हो चुका है। इस वाल्व में एक माइक्रोस्कोपिक यानी बेहद छोटा लीक है, जिसकी वजह से ब्रेक एक्यूमुलेटर प्रेशर धीरे धीरे लीक हो रहा है। अब परेशानी यह है कि यह लीक सिस्टम के अंदर ही है, फ्लूइड बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए कॉकपिट में कोई वार्निंग नहीं आई और मेंटेनेंस रिकॉर्ड में भी कुछ नहीं दिख रहा। यह लीक शायद सालों से था, मगर ना कभी किसी की नजर में आया और ना ही कोई अलार्म बजा।
लेकिन आज यही लीक एक बहुत बड़े डिजास्टर का कारण बनने वाला है। रात के करीब 10:30 बजे फ्लाइट 631 अब फिलीपींस के सीबू शहर के ऊपर पहुंच चुकी है। हवा में हलचल है और तूफानी बादलों में तेज बिजली चमक रही है, जैसे कि फोरकास्ट में बताया गया था। अप्रोच शुरू करने से पहले एटीसी से मैसेज आता है कि अभी के लिए रनवे 04 एक्टिव है और क्रू उसी के हिसाब से आरएनपी अप्रोच की तैयारी करता है। आईएलएस सिस्टम तो पहले से ही बंद है, इसलिए अब सिर्फ ऑनबोर्ड जीपीएस और टेरेन मैपिंग पर भरोसा करना होगा। एयरक्राफ्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बादलों के नीचे से गुजरते हुए रनवे की लाइट्स दूर से नजर आने लगती है। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन तभी अचानक तेज बारिश की एक बड़ी फुवार अप्रोच पाथ के सामने आ जाती है। उसकी वजह से विजिबिलिटी एकदम गायब और रनवे का व्यू पूरी तरह से ओझल हो जाता है। कैप्टन तुरंत डिसीजन लेते हुए गो अराउंड इनिशिएट करते हैं। थ्रस्ट बढ़ाया जाता है, नोज ऊपर खींची जाती है और नीचे उतर रहा ये एयरक्राफ्ट 275 फीट की ऊंचाई से वापस आसमान की तरफ बढ़ जाता है। कैबिन क्रू को इस गो अराउंड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। साथ ही पैसेंजर्स भी थोड़े घबराए हुए हैं, लेकिन अभी भी सब कंट्रोल में है। क्रू दोबारा अप्रोच की तैयारी करता है, लेकिन तभी एटीसी से नया इंस्ट्रक्शन आता है कि हवा का रुख बदल चुका है, इसलिए अब रनवे 22 एक्टिव है। दोनों पायलट जल्दी से नया ब्रीफ करते हैं और हेडिंग बदलकर प्लेन को रनवे 22 की तरफ मोड़ दिया जाता है। लेकिन यहीं से इस फ्लाइट का सबसे खतरनाक फेज स्टार्ट होता है। असल में मौसम अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका है। हवा तेज है और लगातार मूव कर रहे हैं। फाइनल अप्रोच पर कैप्टन ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट को मैन्युअली गाइड कर सके, लेकिन तभी एक जोरदार टर्बुलेंस एयरक्राफ्ट को झटका देता है। विंड पैटर्न बार बार बदल रहा है, पहले क्रॉसविंड, फिर टेल विंड और फिर अचानक एक तेज डाउन ड्राफ्ट। कैप्टन प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो भी नोज ऊपर करते हुए। वो कभी नोज ऊपर करते हैं, कभी नीचे, लेकिन एयरक्राफ्ट के नीचे उतरने की वर्टिकल स्पीड अब अनस्टेबल हो चुकी है। प्लेन इस वक्त 300 फीट की ऊंचाई पर है और तेज हवा और टर्बुलेंस की वजह से ये अपने तय ग्लाइड पाथ से नीचे फिसल रहा है। बता दें कि ग्लाइड पाथ वो सीधा रास्ता होता है जो प्लेन को एक सही एंगल और कंट्रोल्ड स्पीड के साथ रनवे तक पहुंचाता है। अब एयरक्राफ्ट अपने ग्लाइड पाथ से नीचे जा रही है, यानी अगर जल्दी करेक्शन ना किया गया तो वो रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन से टकरा जाएगा। फर्स्ट ऑफिसर इंस्ट्रूमेंट्स पर लगातार नजर रखे हुए हैं। ऑल्टीट्यूड तेजी से गिर रहा है, 250 फीट, 200 फीट, 150 फीट। सिंक रेट बहुत तेज हो चुका है और रनवे तक पहुंचने में अभी सिर्फ कुछ सेकंड का समय रह गया है। 75 फीट तक पहुंचते ही फर्स्ट ऑफिसर तेज आवाज में चिल्लाते हैं, सिंक रेट, गो अराउंड। कैप्टन तुरंत थ्रस्ट बढ़ाते हुए साइड स्टिक को पीछे खींचते हैं ताकि प्लेन दोबारा ऊपर उठ सके, लेकिन एयरक्राफ्ट अब बहुत नीचे आ चुका है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाए, प्लेन का मेन लैंडिंग गियर जमीन से टकरा जाता है। लेकिन ये टचडाउन रनवे के स्मूथ हिस्से पर नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल स्टार्टिंग एज पर होता है, जहां घास और कंक्रीट के बीच उभरा हुआ लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचा स्टेप है। राइट मेन गियर उसी हिस्से से टकराता है और एक जोरदार झटका एयरक्राफ्ट के पूरे स्ट्रक्चर में फैल जाता है। इंपैक्ट इतना तेज होता है कि लैंडिंग गियर का इंटरनल स्ट्रक्चर टूट जाता है। ब्रेक असेंबली, हाइड्रोलिक लाइंस और कई सेंसर्स भी डैमेज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कॉकपिट में कोई अलार्म नहीं बजता, ना ही ऐसा कुछ महसूस होता है जिससे पायलट्स को डैमेज का कोई अंदाजा हो सके। प्लेन थोड़ा बाउंस करता है और फिर दोबारा हवा में उड़ जाता है। बाहर से तो ये गो अराउंड एकदम सक्सेसफुल लगता है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अभी भी एयरक्राफ्ट के अंदर इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है, और यही डैमेज अब इस हादसे की असली वजह बनने वाला है। फिलहाल एयरक्राफ्ट फिर से आसमान में लौट चुका है और कॉकपिट में दोनों पायलट शांत दिख रहे हैं। अब वापस अप्रोच की तैयारी करनी है, लेकिन तभी जैसे ही एयरक्राफ्ट 1500 फीट की ऊंचाई पार करता है, कॉकपिट का इलेक्ट्रॉनिक सेंट्रलाइज्ड एयरक्राफ्ट मॉनिटर यानी ECAM अचानक एक के बाद एक वार्निंग मैसेज दिखाने लगता है।
सबसे पहला मैसेज आता है लैंडिंग गियर कंट्रोल एंड इंटरफेरेंस यूनिट 1 एंड 2 फेलियर। फिर आता है लैंडिंग गियर अनसेफ। इसके बाद नॉर्मल ब्रेक फॉल्ट और फिर एंटी स्किड फॉल्ट। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत चेकलिस्ट खोलकर मैसेज पढ़ना शुरू करते हैं। दोनों ही LGCI US जो लैंडिंग गियर की पोजीशन और स्टेटस मॉनिटर करते हैं अब मेल फंक्शन दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट को अब ये ठीक से नहीं पता कि उसका गियर डिप्लॉयड है या नहीं। लैंडिंग गियर के RPM सेंसर्स जो ये बताते हैं कि व्हील्स घूम रहे हैं या नहीं, वो भी क्रैश इंपैक्ट से टूट चुके हैं। उसी वजह से एंटी स्किड सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। अब ब्रेक सिर्फ ऑल्टरनेट हाइड्रोलिक सिस्टम से कंट्रोल हो रहे हैं जो ब्लू हाइड्रोलिक सर्किट पर डिपेंड है। ऑटो ब्रेक्स और एंटी स्किड जैसे सेफ्टी लेयर्स अब काम नहीं करेंगे। कैप्टन को इसकी चिंता है, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता कि आगे चलकर यही ब्रेक सबसे बड़ी मुश्किल बनेंगे। इस बीच फ्यूल कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है क्योंकि गियर अभी भी नीचे नहीं है, वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाए हैं। नॉर्मली टेक ऑफ के बाद गियर ऊपर खींच लिया जाता है जिससे ड्रैग कम होता है और फ्यूल बचता है, लेकिन इस वक्त गियर सेंसर टूट चुके हैं और सिस्टम को यह समझ नहीं आ रहा कि गियर रिट्रैक्ट होना चाहिए या नहीं। नतीजा यह है कि गियर नीचे ही अटका हुआ है और कॉकपिट में कोई भी ये स्मॉल डिटेल नोटिस नहीं कर रहा। ECAM एक बार और फॉल्ट दिखाता है, थ्रस्ट रिवर्सर सिस्टम में खराबी। सिस्टम थ्रस्ट रिवर्सर्स को तभी एक्टिवेट करता है जब उसे सेंसर्स में ये सिग्नल मिले कि एयरक्राफ्ट जमीन पर है, लेकिन अब वो सिग्नल ही नहीं मिल रहा, इसलिए रिवर्सर्स लॉक रहेंगे। इतना ही नहीं, वेट ऑन व्हील सेंसर्स जो ये बताते हैं कि प्लेन जमीन पर है या नहीं, वो भी क्रैश इंपैक्ट में टूट चुके हैं। इसकी वजह से अब फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में एक और क्रिटिकल सिस्टम यानी स्पॉयलर्स डिप्लॉय नहीं हो पाएंगे। स्पॉयलर्स का काम होता है टच डाउन के बाद हवा की लिफ्ट को कम करना और प्लेन का पूरा वजन व्हील्स पर डालना, जिससे ब्रेक ज्यादा असरदार हो जाते हैं। लेकिन जब तक सिस्टम को ग्राउंड का सिग्नल नहीं मिलेगा, स्पॉयलर्स डिप्लॉय नहीं होंगे। अभी एयरक्राफ्ट एकदम नॉर्मल तरीके से फ्लाई कर रहा है, कोई अनकंट्रोलेबल सिचुएशन नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके सारे बैकअप सिस्टम एक एक करके जवाब दे चुके हैं। कॉकपिट में जो कुछ भी दिख रहा है वो सिर्फ अलग अलग वार्निंग्स है जिसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं, पर असलियत में ये सारे फॉल्ट्स एक ही जड़ से जुड़े हैं। एक छोटे से टचडाउन ने एयरक्राफ्ट के ब्रेकिंग सिस्टम की पूरी बैकबोन तोड़ दी है। पायलट्स अभी भी बिलीव कर रहे हैं कि उनके पास ऑल्टरनेट ब्रेकिंग मौजूद है, लेकिन आने वाले असली खतरे से वो पूरी तरह अनजान हैं। दूसरे गो अराउंड के बाद फ्लाइट 631 अब सेबू के आसमान में चक्कर लगा रही है। कॉकपिट में हल्का सा पैनिक और टेंशन बनी हुई है क्योंकि वार्निंग्स अभी भी आ रही हैं और पायलट्स को अब किसी भी सिस्टम पर पूरी तरह भरोसा नहीं है। ATC से क्लियरेंस लेकर एयरक्राफ्ट को अलमार नाम के वे पॉइंट की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। कैप्टन ने अब तय किया है कि आगे की हर चीज को धीरे धीरे और एकदम मेथोडिकली हैंडल किया जाएगा। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर ग्रेविटी गियर एक्सटेंशन प्रोसीजर शुरू करते हैं। बता दें कि यह सिस्टम तब काम आता है जब हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो जाएं। इसमें ग्रेविटी के सहारे लैंडिंग गियर मैन्युअली नीचे गिराया जाता है ताकि किसी भी हाल में गियर डिप्लॉय हो सके। इसको ऑन करने के कुछ सेकंड बाद कॉकपिट पैनल पर 3 लाइट्स जलनी चाहिए, एक नोज गियर के लिए और 2 मेन गियर्स के लिए। ये ग्रीन लाइट सिग्नल देती हैं कि लैंडिंग गियर पूरी तरह लॉक हो चुका है और लैंडिंग गियर तैयार है। अब लेफ्ट मेन गियर और नोज गियर की ग्रीन लाइट्स तो जल जाती हैं, यानी वो दोनों सुरक्षित तरीके से डिप्लॉय हो चुके हैं। लेकिन राइट मेन गियर की लाइट नहीं आती। इसका मतलब या तो गियर खुला ही नहीं या फिर उसका सेंसर डैमेज हो चुका है और सिग्नल नहीं भेज पा रहा। कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर से पूछते हैं, गियर क्यों नहीं आया? फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, सिर्फ एक लाइट मिसिंग है, बाकी गियर नीचे दिख रहे हैं, लेकिन पक्का नहीं कह सकते। हालात को समझते हुए कैप्टन अब इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला करते हैं। वो रेडियो पर कहते हैं, मेडे मेडे मेडे, कोरियन 631 लैंडिंग गियर अनसेफ, हम इमरजेंसी लैंडिंग करने जा रहे हैं, प्लीज तैयारी करें। ATC तुरंत सिचुएशन समझ जाता है और इमरजेंसी सपोर्ट तैयार करने लगता है। इस बीच कैप्टन कैबिन क्रू को इंटरकॉम पर बताते हैं कि एयरक्राफ्ट इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जा रहा है और ब्रेस कमांड के लिए रेडी रहने को कहा जाता है। फर्स्ट ऑफिसर चेकलिस्ट के अगले स्टेप्स पढ़ते हैं। उसमें क्रिटिकल स्टेप होता है कि जिस साइड का लैंडिंग गियर कमजोर या अनसेफ है, टचडाउन के तुरंत बाद उस साइड का इंजन बंद करना होगा।
ताकि ग्राउंड इंपैक्ट से फायर या फ्यूल लीक का खतरा कम हो सके। कैप्टन कोरियन एयर के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर से भी कांटेक्ट करते हैं। वो पूरी फॉल्ट लिस्ट बताते हैं और उनसे गाइडेंस लेते हैं कि इस सिचुएशन में क्या बेहतर होगा। फर्स्ट ऑफिसर अनसेफ गियर के साथ इमरजेंसी लैंडिंग की पूरी चेकलिस्ट फॉलो करते हैं। अब कॉकपिट में सब कुछ मैनुअल कंट्रोल पर है, कोई ऑटोमेटिक सिस्टम पायलट्स की मदद नहीं कर रहा। करीब 15 मिनट तक कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार डिस्कस करते हैं कि क्या ऑप्शंस बचे हैं और दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एक आखिरी अप्रोच किया जाएगा। लेकिन अगर यह भी फेल हुआ तो दवाओं के लिए डाइवर्ट करेंगे। दवाओं की वेदर इस वक्त थोड़े बेहतर है, लेकिन वहां का रनवे सीबू से छोटा है, इसलिए इस डिसीजन में भी रिस्क है, लेकिन फिलहाल यही सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है। एक आखिरी कोशिश अब बाकी है। अब या तो ये फ्लाइट सक्सेसफुल लैंड करेगी या फिर यह कहानी दूसरी दिशा में जा सकती है। फ्लाइट 631 अब अल्मार वे पॉइंट से फाइनल अप्रोच की ओर मुड़ रही है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन एयरक्राफ्ट के अंदर एक एक करके सारे बैकअप सिस्टम जवाब दे रहे हैं। ब्लू हाइड्रोलिक सिस्टम जो अल्टरनेट ब्रेकिंग को कंट्रोल करता है, उसका रिजर्वर अब तेजी से खाली हो रहा है। PRV यानी प्रेशर रिलीज वाल्व में जो लीक है वो हाइड्रोलिक फ्लूइड को सिस्टम के अंदर से निकालकर रिटर्न लाइन में एयरक्राफ्ट के नीचे गिरा रही है। यानी इस बार फ्लूइड रिजर्वर में वापस नहीं जा रहा, बल्कि बाहर लीक हो रहा है। इसके अलावा हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर्स जिनमें इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए प्रेशर जमा रहता है, वो भी अब धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहे हैं। पायलट्स को अब भी लग रहा है कि प्लेन के ऑल्टरनेट ब्रेक्स काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में एयरक्राफ्ट अब सिर्फ बचे कुचे इमरजेंसी प्रेशर पर चल रहा है। यानी ब्रेकिंग का आखिरी सहारा भी अब खत्म होने वाला है। असल में कॉकपिट के अंदर दिखने वाले वार्निंग्स सिस्टम की पूरी पिक्चर नहीं दिखाते। इंस्ट्रूमेंट्स फॉल्ट तो दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि अब ब्रेक्स कभी भी पूरी तरह फेल हो सकते हैं। खैर, फाइनल अप्रोच अब शुरू हो चुकी है। प्लेन ग्लाइड स्लोप पर सही पोजीशन में है, स्पीड कंट्रोल्ड है और विजिबिलिटी भी अब पहले से बेहतर लग रही है। इसी बीच कैबिन में कैप्टन की शांत और कॉन्फिडेंट आवाज गूंजती है। This is your captain speaking. We are about to land. Please brace for impact. क्रू पूरे कैबिन में ब्रेस पोजीशन अनाउंस करता है और पैसेंजर्स को एक बार फिर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। घड़ी में समय है रात के 11:07 और 39 सेकंड। एयरक्राफ्ट रनवे 22 के बिल्कुल सही टचडाउन जोन पर लैंड करता है। स्पीड भी ठीक है और अलाइनमेंट एकदम बीचों बीच। कैप्टन पहले इंजन की पावर कम करते हैं, फिर रिवर्स थ्रस्ट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। थ्रस्ट रिवर्सर्स डिप्लॉय नहीं होते, स्पॉयलर्स भी एक्टिवेट नहीं होते, क्योंकि एयरक्राफ्ट के कंप्यूटर्स अब भी मान रहे हैं कि प्लेन जमीन पर नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, वेट ऑन व्हील सेंसर्स क्रैश के वक्त डैमेज हो चुके हैं और सिस्टम को अब तक ये सिग्नल नहीं मिला कि एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है। ये देखकर कैप्टन तुरंत ब्रेक पेडल्स पर दबाव डालते हैं और एयरक्राफ्ट कुछ ही सेकंड में 107 नॉट से 90 नॉट्स तक धीमा हो जाता है। लेकिन फिर अचानक ब्रेक्स पूरी तरह फेल हो जाते हैं। ब्रेक पेडल्स अब पूरी तरह डेड हो चुके हैं, किसी भी इनपुट का कोई असर नहीं हो रहा। कॉकपिट में एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। फर्स्ट ऑफिसर तुरंत इमरजेंसी चेकलिस्ट खोलकर उसमें दिए गए प्रोसीजर के मुताबिक राइट साइड का इंजन बंद करने की तैयारी करते हैं, क्योंकि वही गियर अनसेफ है। लेकिन घबराहट में वो गलती से लेफ्ट इंजन का मास्टर स्विच ऑफ करने लगते हैं, जो कि सही चल रहा है और एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। कैप्टन तेजी से चिल्लाते हैं, Do not shut it off, not that one. लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फर्स्ट ऑफिसर लेफ्ट इंजन को बंद कर देते हैं, हालांकि तुरंत ही इंजन को वापस ऑन किया जाता है, लेकिन प्लेन अब भी बेकाबू स्पीड से रनवे के एंड की तरफ भाग रहा है। कैप्टन फिर चिल्लाते हैं, स्पीड कम नहीं हो रही, नो ब्रेक, नो रिस्पॉन्स। प्लेन अब 83 नॉट्स की रफ्तार से रनवे पार कर चुका है। बारिश की वजह से गीली हुई जमीन, घास और कीचड़ इसकी रफ्तार को थोड़ा धीमा करते हैं, लेकिन सामने जो है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले एयरक्राफ्ट का नोज गियर एक कंक्रीट स्लैब से टकराता है, जो अप्रोच लाइट सिस्टम का हिस्सा है। इस टकराव की वजह से प्लेन में एक जोरदार झटका लगता है और नोज गियर कोलैप्स हो जाता है। साथ ही कॉकपिट जमीन की तरफ झुक जाता है।
लेकिन एयरक्राफ्ट अभी भी रुका नहीं है। इसके बाद वो एक लोहे के लोकलाइजर एंटीना स्ट्रक्चर से टकराता है। ये पूरा स्ट्रक्चर एयरक्राफ्ट के ऊपर से घूमता हुआ फ्यूजलाज के ऊपर गिरता है। मेटल के टुकड़े कैबिन के पास से गुजरते हैं, लेकिन शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। आखिरकार एयरक्राफ्ट रनवे से करीब 235 मीटर आगे एक कीचड़ भरे मैदान में आकर रुकता है, झुका हुआ, डैमेज्ड, लेकिन किसी तरह भी सिंगल पीस में। कॉकपिट और कैबिन दोनों में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर कैप्टन का आदेश आता है, इवैक्यूएशन शुरू करो। फ्रंट सेक्शन में ज्यादा डैमेज है, इसलिए L1 और R1 डोर्स काम नहीं कर रहे। रियर सेक्शन में भी कुछ डोर्स या तो बहुत ऊंचे हैं या मलबे में ब्लॉक हो चुके हैं। सिर्फ एक यूजेबल डोर बचा है, R2। वहीं से पूरे कैबिन का इवैक्यूएशन शुरू होता है। कैबिन क्रू अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक काम में जुट जाते हैं। पैसेंजर्स को ऑर्डरली तरीके से बाहर निकालना शुरू किया जाता है, यानी पहले वही लोग निकलते हैं जो दरवाजे के पास होते हैं और खुद चल सकते हैं। उसके बाद बच्चों, बुजुर्गों और व्हीलचेयर वालों को क्रू की मदद से सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। कुछ इमरजेंसी स्लाइड्स पूरी तरह से खुल नहीं पाती, लेकिन फिर भी कोई पैनिक नहीं करता। क्रू बार बार कैबिन के अंदर जाकर चेक करता है कि कोई पीछे तो नहीं रह गया। टोटल 4 बार कैबिन में अंदर जाकर देखा जाता है कि कोई बेहोश या व्हीलचेयर वाला पैसेंजर फंसा तो नहीं है। इस पूरे इवैक्यूएशन के दौरान एक बात तो क्लियर रहती है, कैबिन क्रू का डिसिप्लिन और कामनेस। थोड़ी ही देर में इवैक्यूएशन पूरा हो जाता है और सभी 173 लोग बाहर निकल आते हैं। सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स और 15 पैसेंजर्स को मामूली चोटें आई हैं, लेकिन जान कोई नहीं गई। इस हादसे में एयरक्राफ्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन कैबिन क्रू की तैयारी, समझदारी और हिम्मत ने यह इंश्योर किया कि एक भी जान न जाए। इस रात अगर किसी ने सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाई तो वो कॉकपिट में नहीं बल्कि कैबिन में खड़े वो लोग थे जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्रैश के बाद अगले ही दिन सीबू एयरपोर्ट पर एक डिटेल्ड जांच शुरू की गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने रैकेज की तस्वीरें खींची, डेटा रिकॉर्ड्स को रिकवर किया और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग्स को एनालाइज करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में रूट कॉज के कई टुकड़े सामने आने लगे। सबसे पहले उस माइक्रोस्कोपिक पीआरवी लीक को आइडेंटिफाई किया गया जो सालों से एयरक्राफ्ट में छुपा हुआ था। उस लीकी वाल्व ने हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर प्रेशर को अंदर ही अंदर खत्म करके इमरजेंसी ब्रेक्स को ड्राई कर दिया था। फिर सामने आया कि शॉर्ट टचडाउन से लैंडिंग गियर को इतना मैकेनिकल स्ट्रेस मिला कि सेंसर्स, ब्रेक मैनिफोल्ड और हाइड्रोलिक लाइंस टूट गई। LGCIU सिस्टम्स फेल हुए, RPM सेंसर्स डैमेज हुए और वेट ऑन व्हील्स डेटा पूरी तरह इनएक्यूरेट हो गया। इसके अलावा थ्रस्ट रिवर्सर्स और स्पॉयलर्स इनएक्टिव हो गए क्योंकि कंप्यूटर्स को लगा प्लेन अभी भी हवा में है। और सबसे बड़ी बात थी एक आखिरी सेकंड जो सब कुछ बदल सकता था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बताया कि अगर पायलट्स ने सेकंड गो अराउंड का डिसीजन सिर्फ 1 सेकंड पहले लिया होता तो एयरक्राफ्ट रनवे पर शॉर्ट टचडाउन नहीं करता, लैंडिंग गियर इंटैक्ट रहता, हाइड्रोलिक सिस्टम फंक्शनल रहता और शायद से यह हादसा कभी होता ही नहीं। फाइनल रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि एक चेन रिएक्शन था, मल्टीपल माइनर इश्यूज एक साथ जुड़े और उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो पैदा किया जो किसी सिंगल चेकलिस्ट से सॉल्व नहीं हो सकता था। रिपोर्ट सामने आने के बाद एयरबस ने सबसे पहले पीआरवी वॉल के डिजाइन को दोबारा चेक किया और उसकी मेंटेनेंस की समय सीमा को भी सुधारने का काम शुरू किया। साथ ही हाइड्रोलिक सिस्टम में जो फ्यूज लगे होते हैं उनके ट्रिगर होने के लिमिट और ब्रेक्स के काम करने के तरीके में भी जरूरी बदलाव किए गए। अब एक सवाल आप में से काफी लोगों के मन में उठ रहा होगा कि फ्लाइट 631 जब होल्डिंग पैटर्न में थी तब एक बार यह भी डिस्कस हुआ था कि सीबू को छोड़कर दबाव डाइवर्ट कर जाएं क्योंकि वहां मौसम थोड़ा बेहतर था। अगर ऐसा किया जाता तो क्या होता? एक चीज जो उस वक्त किसी ने नहीं सोची वो था टाइम फैक्टर। अगर क्रू दबाव जाते तो फ्लाइट को वहां तक पहुंचने में और करीब 30 मिनट लगते और इस दौरान ब्लो सिस्टम पूरी तरह डीप्रेशराइज हो चुका होता। प्लस वहां का रनवे सीबू की तुलना में करीब 1000 फीट छोटा था, यानी वहां लैंड करने तक ब्रेक प्रेशर पूरी तरह खत्म हो चुका होता, इसलिए स्पीड भी ज्यादा रहती और नतीजा इससे कहीं ज्यादा भयानक हो सकता था। मतलब दबाव डाइवर्ट ना करने के जिस डिसीजन को रिस्की माना जा रहा था वही शायद सबसे बड़ा लाइफ सेविंग स्टेप बन गया। अगर वो डिसीजन लिया गया होता तो शायद आज फ्लाइट 631 की कहानी सर्वाइवल की नहीं बल्कि एक ट्रेजेडी की होती। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप अगला इंसिडेंट जिस भी प्लेन इंसिडेंट पर चाहते हैं उसे नीचे कमेंट में लिख दें।